नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी त्रिया चरित्र। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यो शादी में एक पत्नीव्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियां की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत संजीदा रहते। या धन संपत्ति, या ठाट बाट, या वैभव और या ऐश्वर्य क्या होंगे, मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इनको भोगेगा, यह ख्याल बहुत अफसोसजनक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी। बला का जहीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उससे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राख रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसने कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। शहसवार ऐसे कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की की शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भैया दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े, वह लौट पड़ा और एक दुकान की चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगेंगे। सेठानियां भी अब उसके साथ गैरों सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन है मजली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होगी, इसका उसे शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वभाव ने यह गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रहना न मुनासिब है न मसलहत, मगर जाऊँ कहाँ। न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहे। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे। एक बड़े सेठ की लड़की जिसे लाड़ प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफ क्यों कर झेली जाएंगी। क्या मक्खनलाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं। मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है।
अब वही इसकी जिम्मेदार है, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहाँ किसी परिचित की सूरत सपने में भी ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर की जाए, या जानने पहचानने वालों की कनखियाँ और कनबत्तियाँ हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मादा कुएं पर आया, लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो बहुत दूर, मगर यही रात हो गई, यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिन, चले जाओ सेठ जी, धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ, कोई हर्ज ना हो तो यूं ही पड़ा रहूं, यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी, यहाँ बाई जी की बैठक है, झरोके में बैठकर सैर किया करती हैं, कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी ना रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिक, यह सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, यह गजरा उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ ही है कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं, वे शौक ना करें तो हमारा तुम्हारा निभाह कैसे हो? और धन किसके लिए? अकेली जान पर 10 लौड़ियां हैं, सुना करती थी कि भगवान आदमी का हलबूत जोतता है, वह अपनी आंखों देखा, आप ही आप पंखा चलने लगा, आप ही आप सारे दिन में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ, उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं, लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौड़ियाँ, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो गई, कोई क्या करे, कोई पान लगाती हो, कोई पंखा जलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती है। एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, मैम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संगीत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्त बनाती है कि अब बोली और अब बोली, दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया। कौन पतियाएगा? जब से यह सुनामनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगा, लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पूते भले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, मेरा यहाँ निभाना होगा। इंदिरा रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिन ने बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात तो काटनी ही है, किसी तरह कटी जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे गले से दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोके पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा ही था, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा और सुबह जब नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी मंजिल
वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 2 एक कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था। और भूख, जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तकदीर सोचने लगा। लिखने और गणित में भी उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरोशोचित ईमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबत को उसी निगाह से देखता है जिससे एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अजनाने से ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार्के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई, नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं। कुछ साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस वक्त प्लेग के बचे कुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रौबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए होते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटेहाल की तरह रहते थे। इसमें निवाह था, काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना, उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ अजान के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इस झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी काट रहा था। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर देते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज परिचित जान पड़ी। बाहर आके देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। ना उस दिन तुमसे बात करती, ना मुझ पे यह विपद पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी, सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। ना कटवा लूंगी, मुंह में कालिक लगवा दूंगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर मर्द से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निवाह यह ना होगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को ही जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैंने तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी उन्हीं की यहाँ लौंडियों में नौकर थी, उसी दिन से उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आहा, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया।
उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माल माल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर आराम से रहो। अकेला मेरा भी जी नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आ गया। उसके सोहमाइन को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहाँ ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ। रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूंगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ी बड़ी मुश्किलों से मिली है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उसे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूम के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंबा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंबा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंबा सिर पर घड़े रखा पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर बैठ गया। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंबा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथे बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंबा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आग और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके? कौन कहता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके? अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंबा को ज्यों ज्यों बारीक बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा हो जाता। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता। वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। आहा, मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंबा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई, मगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था। कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंबा को ढूंढा करती। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज्यादा समझदार होते वे लगातार तकाजों का इंतजार करते। चूंकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला, जब वह रंबा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता, मगर कुछ बस न था न काबू। मगनदास का हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंबा की उन वफा से भरी हुई खातेदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू था, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जबान माशूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पे पड़ा सपने देख रहा था। रंबा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था
और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंबा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थी। रंबा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझसे कभी ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंबा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंबा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंबा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रंबा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहावनी मालूम होती थी और वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मने है, उल्टी मनावन मोको पड़ी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंबा के सलीके न मिलकर उस वीरान झोंपड़े को कुंजबाग बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियाँ थी और कई देहाती ढंग के मोड़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती थी। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उससे गले लिपट पड़ा। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटना और संयोगों की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और मगनदास सारी जायदाद, कोटी इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। तब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टो में हूँ। सेठ मक्खनलाल ने अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुंचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंबा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इसमें क्या बातें हो रही हैं। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास से 1 हफ्ते के अंदर आने का वायदा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रंबा आ पहुंची और पूछने लगी, ये कौन थे? इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने यह जवाब दिया, यमराज का दूत। रंबा, क्या असगुन बकते हो? मगन, नहीं नहीं रंबा, यह असगुन नहीं है, यह सचमुच मेरी मौत का दूत है, मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंबा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है, मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ, मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंबा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगेगी, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रम्मा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले से लगाकर कहा, हाँ। रंबा, क्यों? मगन, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंबा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लौड़ी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा क्यों तो ना करोगे, क्यों? मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है, कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा ना जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? जो जी में आए करना, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी हूँगी। क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डगमगा गईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है, दिल्ली न जाऊंगा। यह तो मैं कह ही नहीं पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस, सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते हैं कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूटपाट मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है और मेरा दिल वहाँ जाने को राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर सोचती रही, फिर बोली, मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा, अब जब तक जीऊंगी इस
सुख का ध्यान करती रहूंगी, मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? साल में एक बार देख लिया करना इसी झोंपड़े में आकर। मगनदास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुके। बोले, रंबा, ऐसी बातें न करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारे खातिर नहीं, अपने खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं। रंबा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी ना बनूंगी, चाहे तुम अभी छोड़ो, मुझे ना छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत ना रहेगी। मगनदास को कौड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवाय इस दिल में अब और कोई जगह नहीं पा सकता। रात ज्यादा हो गई थी, अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में तारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूर री ने तासीर, सन्नाटे ना सुरीलापन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ जा रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या किसी दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है। मगनदास सो गया, मगर रंबा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंबा को पुकारने लगा, मगर रंबा रात को ही अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई थी। मगनदास को उस मकान के दरो दीवार पर एक मनुष्यत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहां रंबा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस, आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा। वह रोता हुआ फिर उसी झोंपड़ी में आया जहां कल रात तक प्रेम का वास था, मगर आहा, उस वक्त वह शोक का घर बनी हुई थी। जब जरा आंसू थमे तो उस वक्त घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंबा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंबा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल्लगी कर रही है। नहीं तो मुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो सब तेरे लिए कुछ छोटे बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। आह, मैं यो बेचैन हूँ। क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पना का एक जमघट उसके सामने आया। वे नाजुक अदाएं, वे मच्चली आंखें, वे भोली भाली बातें, वे अपने को भूली हुई सी मेहरबानियाँ, वह जीवनदायी मुस्कान, वे आशिकों जैसी दिलजोइयाँ, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, ये सब तस्वीर उसकी निगाहों के सामने हमतरनाक बेताबी के साथ फेरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का फैसला हो गया था। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंबा की विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। आह, कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं? अब तुमसे जुदा होती हूँ। मेरी सूध मत भूलना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। यह आनंद के दिन कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंबा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर गए हैं। इस बीच उससे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायात से उमड़ती हुई भावना का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उन कुछ दिनों से उसे रियाया की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदा और मुख्तारों की शक्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती हैं। उसने उसे रियायत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने के उलट फेर को कोसते थे, मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोंपड़ा और उसकी मस्तियाँ आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगती, लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता जो उसके दिल में रंबा की वही जगह थी। मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था,
अब वह रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं, यह रईसजादों की आम कमजोरियां हैं। यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इन बदले हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वह इंदिरा का स्वागत करने लगा और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे इन आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय और अमरीना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर शोर से गानों की आवाज ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिनमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल से लालसाएं जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खोली। मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे ले जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे में दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया और अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था। जो ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा। और दोनों प्रेमावश से लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो, कुछ याद है? उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डहा तो ना होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डहा क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हुए और सागर घाट जा पहुंचे। वह झोंपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूलों और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहां मिली। दो गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उनसे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलवाती है। हाँ, इतना जरूर कहती हैं कि उसका रंग कैसे निखर आया, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वही मीठी बोली है, वही मुरहबत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ता एक सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोंपड़े में नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक इन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। ठीक है दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।